अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 26 मई बरोज़ सोमवार से अपहर का वक्त है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। आज इंतहाई अहम तरीन 2 मुकदमात की समात, जिनमें एक मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ नज़रसानी दरख्वास्तें, पहली मरतबा मेरिट पर समात, बराह रास्त नशरियात, और उनमें भी एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन के गैर आइनी इक़दामात के ऊपर आवाज़ उठी। कहा गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी आँखें बंद कर ले। ये अवाम की हक़ के रायदही का मुकदमा है। ये किसी सियासी जमात का नहीं बल्कि जमहूरियत का मुकदमा है। और ये आवाज़ उस बेंच से उठी जो कि ख़ुद जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की सरबराही में 11 रुकनी है, जो इस मुल्क की एग्जैक्टिव और 26वीं आइनी तरमीम के तहत बना है। और उसके साथ साथ एक ट्विस्ट आया है इस मुकदमे में। 12 जुलाई का फ़ैसला 8 नहीं बल्कि 11 जजेस का था, जिसमें मुकम्मल इंसाफ का अख्तियार इस्तेमाल किया गया था। 8 जजेस ने कुछ ज़्यादा किया, 3 जजेस ने कुछ कम किया, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सियासी जमात डिक्लेयर करना और मखसूस नशिस्तें देना, उनकी प्रोपोर्शनैलिटी थोड़ी सी अलग थी, मगर ये 11 जजेस का फ़ैसला था। तो अब इस बेंच में भी 11 जजेस बैठ कर सुन रहे हैं, और अगर 11 के 11 जजेस भी मुत्तफिक हों तो एक नया कानूनी और आइनी सवाल खड़ा होने जा रहा है आने वाले दिनों में कि क्या सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फ़ैसला अनडू किया जा सकता है या नहीं। और दूसरा अहम तरीन सवाल, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान हज पर जा रहे हैं, उससे कबल ये मुकदमे की समात मुकम्मल करना चाहते हैं। आज इस समात के अहम तरीन नुकात कौन से थे वो आपके सामने रखूँगा, जबकि दूसरा अहम तरीन मुकदमा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफ़र और सीनियरिटी से मुताल्लिक़ था। सामने आइनी बेंच के खड़े थे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, और ये वही आइनी बेंच अगेन जो 26वीं आइनी तरमीम के तनाजुर में बना है, जिसके सरबराह ओवरऑल तो जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, मगर जजेस ट्रांसफ़र केस में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर इसकी सरबराही कर रहे हैं। उस आइनी बेंच में से ऐसे सवालात पूछे गए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से जिनके जवाब उनके पास नहीं थे। इस सारे प्रोसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कब्ज़ा करने के अमल में जो हुकूमती बदनीयती है वो अब आहिस्ता आहिस्ता साबित होती जा रही है। और इस हवाले से आज के रोज़ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कमरा अदालत में एक झूठ बोला, बड़े संजीदा मुंह के साथ और बड़े मासूम अंदाज में वो झूठ बोला, मगर फ़ौरन ही वो आइनी बेंच में पकड़ा गया। इन दोनों मौज़ूआत पर ओवरऑल गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ नज़रसानी दरख्वास्तों पर जो समात थी, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। उसकी बराह रास्त नशरियात थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल पर देखा होगा। उसके ऊपर उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं। मखदूम अली ख़ान की जानिब से आज के रोज़ जो दलाइल दिए गए वो सारे दलाइल वही नोयत के हैं जो इससे कबल दिए गए। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नुक्ता नहीं एड्रेस किया गया। ये वही तमाम सवालात हैं जो जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 8 अक्सरियती जजेस, जो उस वक्त तो अक्सरियत में थे, मगर आजकल चूँकि अब मुस्तकबिल में किसी ने चीफ जस्टिस बनना है, किसी ने आइनी बेंच का सरबराह बनना है, उनमें से कुछ जजेस बतौर मौजूदा रजीम के सहूलतकार नज़र आते हैं, मैनेज्ड हो गए हैं, कंप्रोमाइज़्ड हो गए हैं कहीं ना कहीं, मगर उसके बावजूद भी वो अक्सरियती फ़ैसला जो कि 24 नवंबर को जारी हुआ था, उसमें इन तमाम तर नुकात को तफसीलन एड्रेस किया गया था जो आज के रोज़ मखदूम अली ख़ान ने उठाए हैं। हुआ क्या एक्चुअली समात में, वो मैं सबसे पहले आपके सामने रख देता हूँ, फिर हम उस अहम तरीन नुक्ते की जानिब बढ़ते हैं जो मैं एड्रेस करना चाह रहा था, आपको बताना चाह रहा था कि एक ट्विस्ट आ सकता है इस मुकदमे में आने वाले दिनों में कि 8 जजेस का फ़ैसला नहीं था, वो 11 जजेस का फ़ैसला था। और उसी हवाले से आज के रोज़ समात में वो सवालात भी उठाए गए हैं। मखदूम अली ख़ान ने उसका वो जवाब नहीं दिया जो कि जवाब दिया जाना चाहिए था। और अब ये सवाल मुस्तकबिल में पैदा होगा कि क्या उन 11 जजेस के फ़ैसले को 11 जजेस रिव्यू में बैठ कर अनडू कर सकते हैं या नहीं। अब ये मामला इतना सादा नहीं रहा जिस तरह से हमें लग रहा है कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं, रिव्यू यानी नज़रसानी की दरख्वास्तें मंजूर हो जाएंगी और उसके बाद ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेकर बाकी सियासी हुक्मरान जमातों में बांट दी जाएंगी। ये तो वर्स्ट केस सिनेरियो है और मौजूदा सूरत हाल में यही एक सिनेरियो नज़र आ रहा है। इसमें कोई बेस्ट केस सिनेरियो नहीं है, मगर उसके बावजूद भी सूरत हाल अगर पेचीदा हो तो उसका बराह रास्त फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहुँच सकता है। अब एग्जैक्टली हुआ क्या, आज की समात में क्या कुछ कहा गया, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। समात का जैसे ही आगाज़ होता है, मखदूम अली ख़ान रोस्टम पर होते हैं। अच्छा, मखदूम अली ख़ान वो वकील हैं जो कि 12 जुलाई के फ़ैसले से मुतासरा ख़वातीन जिन्हें मखसूस नशिस्तें माले गनीमत में बांटी गई थी, उनके वकील हैं।
उन्होंने दलाइल दिए। उन्होंने दलाइल में कहा कि जी मुकम्मल इंसाफ का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। मुकम्मल इंसाफ एक कोई दायरा अख्तियार नहीं बल्कि एक आइनी प्रोविज़न है, और सुप्रीम कोर्ट किसी तनाज़े में मुकम्मल इंसाफ इस्तेमाल कर सकती है जब कहीं फ़ैसला देना हो, मगर मुकम्मल इंसाफ वहाँ फ़राम नहीं किया जा सकता या उस फ़रीक को फ़राम नहीं किया जा सकता जो दरख्वास्त में फ़रीक ही ना हो, जो इस केस में फ़रीक ही ना हो। और कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मरकज़ी दरख्वास्त में फ़रीक नहीं थी। बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 12 जुलाई के फ़ैसले में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो फ़रीक थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाद में एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त के ज़रिए इसलिए फ़रीक सालिस का किरदार अदा किया कि वो अदालत की मुआवनत करना चाहती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन केसेस के दौरान, चाहे वो लाहौर पेशावर हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, मखसूस नशिस्तें क्लेम नहीं की। ये मेजर आर्गूमेंट था मखदूम अली खान साहब का, और यही इसी के लगभग इर्द गिर्द घूम रहे थे सवाल जस्टिस मुसर्रत हिलाली के, जस्टिस अमीनुद्दीन खान के, दीगर जजेस के। मगर जस्टिस जमाल मंदोखेल उन्होंने थोड़ा सा अलग स्टांस आज के रोज़ लिया, और इस सारे मामले में हमने ये भी देखा कि पहली मरतबा एक नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त है और उसको अपील की तरह चलाया जा रहा है। केस की री हियरिंग की जा रही है। रिव्यू में बैठने वाले जजेस को केस के हक़ाइक़ का नहीं पता। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने वो सतही किस्म के सवालात किए हैं जो कि इस मुल्क के बच्चे बच्चे को पता है, और जो उन्हीं के एक फ़ैसले की को जो बुनियाद बना था, वो जो 13 जुलाई का बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने वाला फ़ैसला था। मगर पूरा ड्रामा रचाया गया कि जैसे उन्हें केस के हक़ाइक़ का नहीं पता। अब जब मुकम्मल अख्तियार से मुतालिक, इंसाफ के अख्तियार से मुतालिक 187 आइन का आर्टिकल जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तेमाल किया, उसमें उन्होंने अपने तफसीली फ़ैसले में ये लिखा था कि कोई तकनीकी रुकावट, ये जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने नशिस्त नहीं जीती, वो जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ना जाती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस PTI में आ जाती, वो तकनीकी जी उनके फॉर्म 33 में पार्टी वाबस्तगी नहीं थी, उनको पार्टी सर्टिफिकेट नहीं था। जस्टिस मंसूर अली शाह के सरबराही में जो 187 के इंसाफ का मुकम्मल अख्तियार इस्तेमाल किया गया था, उस फैसले में उन्होंने लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट कोई सिविल कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तकनीकी रुकावटों में हायल नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल इंसाफ का अख्तियार इस्तेमाल करेगी और ये नशिस्तें डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती हैं। लेकिन घूम फिर के मखदूम अली खान जो है वो उसी किस्म का सवाल जो है वो एड्रेस करते जा रहे थे। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। जो एक और यहाँ पर दिलचस्प सूरत हाल हुई वो ये हुई कि जो जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं, उन्होंने आज के रोज़ कुछ अहम तरीन ऑब्जर्वेशंस दी हैं। उन्होंने कहा जनाब के इंतखाबी निशान ना होने से सियासी जमात ख़त्म नहीं होती, यानी वो फ़ैसले का बता रहे थे जो 13 जनवरी का फ़ैसला था, जो कि बुनियाद था इस तनाज़े की। फिर उन्होंने कहा कि सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ती, उम्मीदवार इलेक्शन लड़ते हैं। इंतखाबी निशान अवाम की आगाही के लिए होता है। इंतखाबी निशान ना होने से किसी को इंतखाबात से नहीं रोका जा सकता। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बजाय आज़ाद उम्मीदवार अगर PTI में रहते तो आज मसला ना होता। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ती तो भी मसला ना होता। वो दो सिचुएशंस जो हैं वो बाद में बता रहे थे। अब यहाँ पर दिलचस्प बात क्या है वो मैं अब आपके सामने रख देता हूँ। दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि एक नुक्ता जो है वो जैसे जमाल मंदोखेल ने उठाया। उन्होंने कहा कि ये हमारे पास कोई नया मसला नहीं था, हमने जब इसका फ़ैसला दिया था तो ये कंटिन्यूएशन थी उस प्रोसेस की जो कि इंतखाबी प्रोसेस था। और उन इंतखाबी प्रोसेस यानी 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में रिटर्निंग अफसरान और प्रेजाइडिंग अफसरान जो कि इलेक्शन कमीशन के लगाए गए थे, उन्होंने अपनी आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारियाँ अदा नहीं की, उसमें वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। फिर उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये जो आवाम की हक़ राय दही का मामला है, जिसमें इलेक्शन कमीशन, प्रेजाइडिंग अफसरान, रिटर्निंग अफसरान अपनी आइनी ज़िम्मेदारी अदा करने में नाकाम नज़र आए हैं, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट को आंखें बंद कर लेनी चाहिए। ये उन्होंने बुनियादी तौर पर सवाल उठाया। अच्छा, मखदूम अली खान बड़े आला पाए के वकील हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, और वो यानी पीपल्स पार्टी, PMLN, नून लीग, MQM, JUI, उनके जो ख़वातीन हैं जो मुतासरा थी 12 जुलाई के फ़ैसले से, उनके वकील हैं। उन्होंने एक इंतहाई सतही किस्म का यहाँ पर दलाइल दिए। वो जो 187 मुकम्मल इंसाफ के अख्तियार से मुतालिक दलाइल दे रहे थे, उन्होंने कहा कि जी अगर सुप्रीम कोर्ट 185(3) के तहत अपील सुन रही है किसी हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ एपलेट जुरिस्डिक्शन में,
और वो अपील है एक किरायादार और एक मालिक मकान के दरमियान। तो सुप्रीम कोर्ट 187 का मुकम्मल इंसाफ का अख्तियार इस्तेमाल करते हुए किसी तीसरे फरीक को जो कि उस केस में फरीक नहीं है उसको रिलीफ दे सकती है। यानी कहाँ इंतखाबात का मामला, मखसूस नशिस्तों का मामला, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मामला, और मखदूम अली खान उसे जोड़ कर आ रहे हैं टेनेंट और लैंडलॉर्ड के दरमियान एक तनाज़े से। उस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, राइटली उन्होंने वहाँ पर पॉइंट आउट किया कि हजूर ये टेनेंट और लैंडलॉर्ड इनके दरमियान का जो मामला है वो ज़ाती नोयत का है या इंतखाबात का मामला है। तो बहरहाल ये ओवरऑल डेवलपमेंट हुई। अब इसमें जो अहम तरीन डेवलपमेंट थी, जो मैं कह रहा था कि इस केस में एक ट्विस्ट आ सकता है, वो क्या है? 8 जजेस ने तो मुकम्मल इंसाफ का अख्तियार इस्तेमाल किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्तें दी, फैसला दिया एक। वहीं पर जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने भी मुकम्मल इंसाफ का अख्तियार इस्तेमाल किया। उन्होंने भी 39 की हद तक नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और 41 की हद तक आज़ाद के हवाले से फैसला जारी किया। जस्टिस याहिया अफरीदी का फैसला भी इसी तरह से था। उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी जमात डिक्लेयर किया। जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस काजी फैज़ ईसा, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने PTI को सियासी जमात डिक्लेयर किया और इस मुकदमे का फरीक बनाया। 8 जजेस ने भी फरीक बनाया। तो 8 जमा 2 जमा 1 टोटल हो गए 11 जजेस जिन्होंने मुकम्मल इंसाफ का अख्तियार इस्तेमाल किया, PTI को फरीक बनाया, PTI को मखसूस नशिस्तें दी। अक्सरियती 8 जजेस ने 80 के हिसाब से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का फार्मूला लगाकर मखसूस नशिस्तें दी। जमाल मंदोखेल और काजी फैज़ ईसा ने 39-41 वाला फार्मूला अपनाया और याहिया अफरीदी का फैसला भी कुछ इस तरह से था, लेकिन उन्होंने छोड़ा इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि वो दोबारा से खुद से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का फार्मूला लगाकर नशिस्तें दे। सुप्रीम कोर्ट से वो कोई आर्डर जारी नहीं कर सकते। तो वो 11 जजेस का फैसला, अब उन 11 जजेस के फैसले को ये 11 जजेस रिव्यू में बैठ के अंडू कर सकते हैं? ये सबसे अहम सवाल है जो आने वाले दिनों में उठ सकता है और उस हवाले से मज़ीद आइनी बेंच के लिए सूरत हाल गंभीर हो सकती है। लेकिन वहीं पर जहाँ मैं बात कर रहा हूँ आइन कानून और अदालती नज़ायर की, वहाँ इस वक्त आइन कानून और अदालती नज़ायर की क्या अहमियत है इस आइनी बेंच के सामने, जो रोज़ बैठ कर इस मुल्क की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी भी करता है, आइन और कानून की धज्जियाँ भी उड़ाता है। बहरहाल एक प्रपोजिशन थी जो मैंने आपके सामने रखी है, आने वाले दिनों में देखते हैं कि होता क्या है। अब आ जाते हैं दूसरे उस अहम तरीन मुकदमे की जिसके ऊपर आज के रोज़ समाअत हुई है। वो था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफ़र केस। कराची बार के जो वकील हैं फैसल सदीकी, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए। उनके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान आए। अब मैंने गुज़श्ता एक वीडियो की जिसमें मैंने आपको बताया कि जस्टिस नईम अख्तर अगवान ने कुछ ऐसे सवालात पूछे थे जो कि उन जजेस के लिए एक आला सतही तायद थी, यानी आइनी बेंच में बैठे एक रुकन की तायद थी जिसको उस एग्जेक्टिव ने आइनी बेंच में बिठाया। और आज के रोज़ भी कुछ इस तरह से सूरत हाल हुई। फैसल सदीकी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म के दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि ये आपसे कानूनी तौर पर हक़ाइक़ छुपाए गए हैं। चीफ जस्टिस साहिबान से सीनियरिटी का मामला छुपाया गया था। जजेस ट्रांसफ़र महदूद मुद्दत के लिए हो सकता है, मुस्तकिल नहीं। बहरहाल उनके जब दलाइल मुकम्मल हुए उसके बाद आते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। वो रोस्टम पर आते हैं। उन्होंने जो झूठ बोला आज के रोज़, जो पकड़ा गया, वो भी मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। उन्होंने एक तो कहा कि जजेस का ट्रांसफ़र हाजिर नहीं होता, मुस्तकिल होता है। उसमें उन्होंने कुछ मिसालें दी। अच्छा, मिसालें क्या दी कि आर्जी जजेस जो होते हैं उन्हें हम मराद देते हैं, मुस्तकिल रिहाइश नहीं देते। ये इसलिए मुस्तकिल जजेस हैं क्योंकि हमने इन्हें मराद नहीं दी बल्कि सरकारी रिहाइश गाहें दी हैं। यानी ये एक किस्म की लॉजिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान दे रहे थे। दूसरा, उन्होंने कहा कि नए हल्फ उठाने की ज़रूरत नहीं है, पुराना हल्फ ही चलेगा। जब उनसे पूछा गया कि कैसे, हालांकि हर हाई कोर्ट का अपना एक हल्फ होता है कि मैं फ़लाँ हाई कोर्ट के जज के तौर पर हल्फ उठाता हूँ, तो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा जी कि हजूर ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है कि मैं फ़लाँ हाई कोर्ट में हूँ, क्योंकि उस जिस नोटिफिकेशन के तहत वो जज हाई कोर्ट के जज के ऑफिस का ओहदा संभाल रहा होता है उसमें भी उस हाई कोर्ट का नाम होता है। अगेन एक नॉनसेंस किस्म की लॉजिक तो थी, बहरहाल उन्होंने दी। वहीं पर उन्होंने एक बात की, जब ये मसला आ रहा था, जस्टिस नईम अख्तर अगवान ने भी सवाल किया कि जब आपने इन जजेस को ट्रांसफ़र किया तो एक तो उनका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाने का जो हक़ है वो उनकी सीनियरिटी मुतासिर हुई, और चीफ जस्टिस बनने का जो हक़ है वो भी उनकी सीनियरिटी मुतासिर हुई। वहाँ पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने बड़े ही मासूम अंदाज में एक झूठ बोलते हुए अदालत को कहा कि जी जब हम ये ट्रांसफ़र कर रहे थे हमें तो तब सीनियरिटी के मामले का ज़हन में भी नहीं था, हमें पता ही नहीं था कि जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज बनेंगे और वो चीफ जस्टिस बनेंगे। ये तो बाद में जब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला जारी किया तो उन्होंने उसको सीनियरिटी
में सबसे ऊपर डाल दिया। तो ये प्योर अदालती फ़ैसला है और इस सारे मामले में एग्जैक्टिव मुकम्मल तौर पर मासूम है। ये जो कुछ भी किया है ये आमिर फ़ारूक साहब ने किया, उन्होंने मामला यहाँ पर भी डाल दिया। वहीं पर आप सर्कमस्टांशियल एविडेंस देखिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फतह किया गया, कब से जजेस का मामला चल रहा था। उन 5 जजेस को सज़ा सुनानी थी, उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनने देना था, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं आने देना था। उसकी वजह से ये पूरी एक्सरसाइज की गई और सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच में खड़े होकर यह कहा जा रहा है कि जी हमें तो पता ही नहीं था। वहीं पर फिर अहम तरीन सवालात जो हैं वो जज साहब की जानिब से हुए, वो ये थी कि जो जस्टिस शकील अहमद हैं उन्होंने एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि क्या जजेस का हल्फ और सीनियरिटी सेक्रेटरी कानून तय करेगा। अब सेक्रेटरी कानून कौन है? एग्जैक्टिव, जो कि आज़म नज़ीर तारड़ के मिनिस्ट्री का मातहत है, उसका मातहत है, वो तो वही करेगा जो आज़म नज़ीर तारड़ या इस मुल्क की एग्जैक्टिव कहेगी। अब जो आखिरी और बुनियादी तौर पर तमाम किस्म की समरी थी जो इन जजेस के ट्रांसफ़र्स के बाद एक समरी निकाली गई थी, एक नोटिफिकेशन निकाला गया था, उसमें सीनियरिटी किसने तय कर दी थी? सेक्रेटरी कानून ने। जैसे शकील अहमद ने पूछा कि क्या जजेस का हल्फ और सीनियरिटी सेक्रेटरी कानून तय करेगा, क्या किसी ने सेक्रेटरी कानून से हल्फ और सीनियरिटी पर राय मांगी थी? सेक्रेटरी लॉ ने समरी में सीनियरिटी और हल्फ की वजाहत क्यों की? अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा जी कि वो हुकूमत की इंतज़ामी नोयत की समरी थी, लिहाजा उस पर लिख दिया गया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। जैसे शकील अहमद ने फिर सवाल किया कि क्या सीनियरिटी से मुतालिक असल हक़ाइक़ को चीफ जस्टिस साहिबान से छुपाया गया? फिर जैसे शकील अहमद ने मज़ीद कहा कि इसी वजह से दरख्वास्त गुजारान की तरफ से बदनीयती पर मबनी सवालात जो हैं उठाए गए हैं, आप पे इल्ज़ाम लगाया गया। तो इस सारे केस में मुझे जैसे शकील अहमद और जैसे नईम अख्तर अगवान जो हैं, जैसे सलाहुद्दीन पंवर खामोश हैं, जैसे मोहम्मद अली मज़हर और जैसे शाहिद बिलाल हसन वही फ़ैसला देंगे जो इस मुल्क की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या एग्जैक्टिव कहेगी। माजी की रिवायात जो हैं हम सब के सामने हैं, सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है हम सब के सामने हैं। तो इस सारे मामले में अब जैसे नईम अख्तर अगवान उन्होंने कुछ मामलों पर डाइसेंट किया, सिवाय मखसूस नशिस्तों के केस में जो कि इंतहाई स्याह फ़ैसला था उनका, उसके अलावा दीगर केसेस में उनका जो स्टांस था वो बड़ा ज़बरदस्त रहा, चाहे मिलिट्री कोर्ट का केस हो, 9 मई से मुतालिक मुकदमात हो। तो जज के फ़ैसलों के ऊपर हम उनको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, केसेस टू केसेस वेरी करता है मामला। तो क्या इस केस में भी वो डाइसेंट करेंगे? क्या जैसे सरफराज डोगर के लिए आने वाले दिनों में मुश्किल पेश आ सकती है, क्योंकि ये केस अब हतमी मराइल में दाखिल, कल के रोज़ अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल होंगे और समाअत जो है वो मुकम्मल होगी, फ़ैसला महफूज हो जाएगा। फ़ैसला कब सुनाया जाता है ये तो कहना कबल अज़ वक्त है, मगर वहीं पर जैसे नईम अगवान और जैसे शकील अहमद की जानिब से ये सवालात उठाए जाना, 5 रुकनी बेंच में से 2 जजेस ये अहम तरीन सवालात उठाएँ और तीसरा भी कोई इनके साथ शामिल हो गया, जो कि ये 2 जजेस अभी तक मुझे बज़ाहिर अटॉर्नी जनरल के ऑब्जर्वेशंस के बाद भी मुतमईन नज़र नहीं आ रहे। शायद ट्रांसफ़र्स के मामले पर तो ये कहें कि मुस्तकिल ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन सीनियरिटी क्या होगी उस पर, हक़ाइक़ छुपाने पर या हल्फ लेने पर इनका डाइसेंट आ गया तो फिर जैसे सरफराज डोगर के लिए मुश्किल सूरत हाल हो सकती है। इसीलिए एक प्लान बी रखा हुआ, वो हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक जज सुप्रीम कोर्ट में लाए गए थे आर्जी तौर पर, वो अब वापस भेजे जा सकते हैं और जस्टिस सरफराज डोगर को आईनी बेंच का सरबराह बना दिया जाए। इस तरह से कुछ अरेंजमेंट्स जो हैं वो भी की जा सकती हैं। बहरहाल ये अब तक के तमाम मामलात थे। मज़ीद इस केस के क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या तफसीलात हैं, वसीम मलिक एक और वीडियो की सूरत में आपके सामने आएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।